पहली बात तो ये कि डेंगू का कोई इलाज नहीं है, और वो क्यों है? अभी आपने देखा जिस तरह से ये छुपा हुआ था अंदर। डेंगू का जो वायरस या फॉर दैट मैटर कोई भी वायरस, दुनिया में जब भी कोई वायरस बॉडी में जाता है तो उसका इलाज क्यों नहीं है? हर चीज का इलाज है, लेकिन उसकी दवा क्यों नहीं बन सकती? जैसे आपने देखा कि ये अंदर छुपा हुआ था, इसके ऊपर एक कपड़ा था, उसके ऊपर एक और था, फिर टाई था, उसको जब हटाया तो ये नजर आया। सिमिलरली जब भी कोई वायरस, कोई भी वायरस, वो डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, जीका हो सकता है, बुरा हो सकता है, H1N1 हो सकता है, H2N1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब वो जाता है, वो वायरस इतना चालाक होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन में ना रह के वो सेल्स के अंदर पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरे लेयर पे वो हाइड करता है। इट हाइड्स इनसाइड द थर्ड लेयर। कोई भी दवा किसी भी पैथोजन या जर्म्स को तब मार सकती है जब वो जर्म ब्लड सर्कुलेशन में हो, क्योंकि दवा तो ब्लड सर्कुलेशन में घूमती ना कि सेल्स के अंदर जाती है। तो क्योंकि दवा सेल्स के अंदर जाती नहीं है और वायरस सेल्स के तीसरे चौथे लेयर के अंदर छुपता है, इसीलिए वायरस का कोई दवा हो नहीं सकता। देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन फॉर वायरस। जब वायरस ब्लड सर्कुलेशन में आएगा तभी दवा कुछ कर सकती है। एक तो ये पहला कारण है, इट हाइड्स इनसाइड द सेल। दूसरा कारण, इट चेंजेस शेप। तो लगातार शेप बदलती रहती है। कोई भी वायरस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आज वो कोई शेप में, कल वो कोई शेप में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हाथी को मारने का एक मशीन बनाई, जब तक वो मशीन आपने बना के तैयार किया तब तक हाथी मच्छर में कन्वर्ट हो गया। तो आप मच्छर के को बनाने के, मारने की मशीन को बनाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जब तक वो मशीन तैयार हुई तब तक वो एक कुत्ता बन गया। राइट, व्हाट आई मीन टू से, आपका दुश्मन का अगर आपको आइडेंटिटी पता है, उसका शेप साइज पता है, तभी उसका वेपन या उसका टूल या उसका मेडिसिन कुछ बन सकता है। लेकिन जिसका एक स्थिर शेप ना हो, उसका मेडिसिन कैसे बनाएंगे आप? इसीलिए वायरस का कोई दवा हो नहीं सकता। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वायरसेस आर नॉन लिविंग। आप उसी चीज को मार सकते हो जो जिंदा तो हो, जो चीज जिंदा ही नहीं उसको मारेंगे कैसे? राइट, सो यू कैनॉट किल द वायरस बिकॉज वायरस आर नॉन लिविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे ही वायरस किसी सेल के अंदर एंटर करता है तो सेल के मटेरियल को, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को यूज करते हुए वो मल्टीप्लाई करता है। मींस आउटसाइड द बॉडी it is non-living, inside the cells of your body it behave like living, means it multiplies। और जब वो मल्टीप्लाई करता है तो वो जो वायरस है वो बाकी सेल्स के अंदर भी अंदर दे एंटर। ऐसे में अगर आप दवा लेंगे तो वो दवा क्या करेगा, जैसे आपने देखा वो टाई, वो दवा एक टाई की तरह है। वो दवा, कोई भी दवा आप लेते हैं, खास तौर पे पेन किलर लेते हैं या फीवर को कम करने के लिए लेते हैं, वो क्या करता है, उस वायरस को सेल्स से बाहर निकलने नहीं देता है, वो अंदर ही वो सेल्स के दरवाजों को बंद करने लगता है, द मेडिसिन। लेकिन उससे क्या होगा कि वायरस सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई होता रहेगा और एक टाइम होगा कि वो इतना ज्यादा वायरस सेल्स के अंदर होंगे, सेल्स ही डिस्ट्रॉय होगा एंड देन it will burst inside. That is even more dangerous. So there cannot be a medicine for virus. Right? और ना तो कोई क्योर है, और क्योर की बात तो छोड़ ही दीजिए, वायरस को आप डायग्नोस भी नहीं कर सकते। कौन सा वाला वायरस है, डायग्नोस करने का कोई तरीका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डेंगू है, H1N1 है, कोल्ड है, चिकनगुनिया है, जीका है, ये नया आने वाला है इंडिया में। राइट, सो लेकिन अब कैसे डायग्नोस होगा कि ये कौन सा वाला वायरस है? फॉर एग्जाम्पल, सारे में आप देखिए प्लेटलेट काउंट लो होता है, यस, डेंगू में भी होता है, H1N1 में भी, कोल्ड में भी होता है, चिकनगुनिया में भी होता है, जीका में भी होता है, बॉडी एक, वो भी सब में होता है। अच्छा, लॉस ऑफ एनर्जी सभी में होता है, फीवर सभी में रहता है, कमजोरी सभी में रहता है। सारे वायरल डिजीज का जो सिम्टम्स है वो लगभग लगभग सेम है। इट इज इम्पॉसिबल टू से बाय लुकिंग एट द सिम्टम कि आपके अंदर वाला वायरस कौन सा वाला है। इट इज इम्पॉसिबल टू से। तो कैसे डायग्नोस होगा? आप बोलेंगे लैब टेस्ट में डायग्नोस होगा। जो पॉपुलर लैब टेस्ट है, उसका जो द मोस्ट पॉपुलर लैब टेस्ट, जो फर्स्ट लाइन ऑफ लैब टेस्ट है, उसे कहते हैं पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, वायरस की आइडेंटिटी जानने का। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टेस्ट के आविष्कारक कैरी मुलस, उनका कहना है कि द टेस्ट कैन डिटेक्ट द जेनेटिक सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस बट नॉट द वायरस देमसेल्फ। ये वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग बताता है, ना कि वायरस की आइडेंटिटी बताता है। वायरस के अंदर कौन सा प्रोटीन है वो बताता है, और वो वाला प्रोटीन किसी और वायरस में भी हो सकता है, किसी और तरह के वायरस में भी। तो ये जो टेस्ट अभी यूज करते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर यूज करते हैं, वो टेस्ट से वायरस नहीं पता चल सकता। राइट, वो टेस्ट से
सिर्फ ये पता चल सकता है कि उसका प्रोटीन क्या है, और डेंगू के वायरस का प्रोटीन और H1N1 वायरस का प्रोटीन दे आर सेम। सो दिस मीन्स वो कुछ भी हो सकता है। पहली बात, इसको सिंपल भाषा में अगर बोलें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक दूरबीन बनाई, वो दूरबीन से आप ओसामा बिन लादेन को ढूंढ सकते हैं, ऐसा दूरबीन बनाया, लेकिन वो दूरबीन से जब देखने लगे तो ओसामा बिन लादेन कुछ इस तरह दिखने लगे। तो अब क्या दिक्कत आएगी, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे आपने ये पकड़ा तो हो सकता है ओसामा बिन लादेन हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई और इंसान जिसकी दाढ़ी ऐसे हो, उसको आपने डिटेक्ट कर लिया। द सेम इज द सिचुएशन विद द टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन का टेस्ट है। सो देयर इज नो टेस्ट एट ऑल, कोई भी टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी सहमत नहीं है तो मैं लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूँ। सीडीसी की साथ, सीडीसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस का हाईएस्ट अथॉरिटी है, और इन्होंने ठेका लिया हुआ है पूरे दुनिया में जो दवाइयाँ होंगी या डायग्नोस्टिक होंगे वो कैसे होंगे, वो ठेका इनको मिला हुआ है, ऐसा मान लीजिए। इनका कहना, इसको जरा अगर हम पढ़ें इसको, ये ध्यान से पढ़िए, एज विथ एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट व्हाइल अ नेगेटिव जीका पीसीआर टेस्ट, जीका की जगह डेंगू डाल दीजिए, H1N1 डाल दीजिए, इट इज सेम, पीसीआर टेस्ट वुड सजेस्ट दैट an infection has not occurred, a negative Zika test result does not rule out infection with Zika virus। क्या कोई आप में से इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है? इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, अगर नहीं है नेगेटिव, नेगेटिव आता है, नेगेटिव मतलब कि नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वायरस है, तो बोलना क्या चाहते हैं आप? इसको ट्रांसलेट करके देखिए व्हाट इट मींस। कि अगर नेगेटिव रिजल्ट है इसका मतलब ये तो ये है कि शायद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो व्हाट इट मींस। लेकिन अगर आप उसको डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं, पूरा जो 7 पेज रिपोर्ट है इसका, दैट फाइल इज हियर, राइट, तो ये फाइल आप देख सकते हैं। तो पूरा अगर पढ़ेंगे, मैं आ रहा हूं, आपके दिमाग में सवाल आते रहेंगे, कीप ऑन राइटिंग इट, राइट। तो जीका की जगह आप डेंगू कर लीजिए यहाँ पे, वो ज्यादा आपको समझ आएगा, लेकिन बात एक ही है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग उससे ज्यादा नहीं है, उतनी है। ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है वायरस के ऊपर, इसे कहते हैं वीरोलॉजिस्ट। और एक डॉक्टर को वीरोलॉजिस्ट यानी कि वायरस के बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी नॉलेज जितनी आपकी हो। इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं वीरोलॉजिस्ट, उनको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, वो इसी पे काम करते हैं सालों साल। पूरे दुनिया में ऐसे थोड़े से वीरोलॉजिस्ट हैं, उनमें से एक का नाम मैं लूंगा, उनका नाम है लियोनार्ड होरोविट्ज। दुनिया के टॉप 10 वायरस स्पेशलिस्ट जिन्होंने ये किताब लिखी है, बड़ी महंगी किताब। और उनसे मैंने एक बार फोन पे बात किया, एक बार स्काइप पे बात किया, उनसे मैंने पूछा, अपने कंफ्यूजन दूर किए। आपको याद है 2009 में H1N1 जब फैला था, तो रिमेंबर, अगर याद नहीं आ रहा तो ये फोटो कुछ याद आ रहा है? ऐसे कुछ जहां भी जाते हैं मास्क लगा के, है ना, और H1N1 हर जगह था। और हालांकि डायग्नोज करने का कोई मेथड नहीं है, और जो मेथड है वो अपने आप में फ्लॉड मेथड है, लेकिन उस वक्त सारे डॉक्टरों की ट्रेनिंग हो गई और डॉक्टरों के पास एक मैजिकल ताकत आ गई, वो फोन पे ही डायग्नोज करने लग गए H1N1। सो व्हाट आई मीन टू से, बहुत स्पेशलाइज्ड बात है वायरस। अभी अभी हमारे ऑफिस में करीब 7-8 लोग डेंगू या चिकनगुनिया ऐसा कुछ हो गया, और वो चले गए डायग्नोस्टिक के लिए। जैसा प्रोटोकॉल होता है कि जैसे हॉस्पिटल जाएंगे डायग्नोस कराना पड़ेगा, लेकिन डायग्नोस कराने से होगा क्या? और मैंने कहा चलो दिखाओ रिपोर्ट, उसमें ब्लड टेस्ट के अलावा MRI भी, अल्ट्रासाउंड भी, सारा कुछ है। मैंने कहा ये अल्ट्रासाउंड किस लिए है? तो डॉक्टर ने बोला क्या पता अल्ट्रासाउंड में दिख जाए आपका वायरस। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपकी नॉलेज और वो जो डॉक्टर जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो एक जैसा ही है, अलग नहीं है। योर नॉलेज इज नॉट लेस देन देयर नॉलेज, और उनका नॉलेज वो जो बोलेंगे वो सही है। तो 1.5 साल पुरानी बात है, जब दोबारा से H1N1 का एक भय फैला। H1N1 फैला कि नहीं वो तो क्वेश्चन मार्क, उसका जब भय फैला, 1.5 साल पुरानी बात है, तब मैं बाहर गया था। भूषण जी हैं आप? भूषण जी, हाँ आप हैं, मैं वो आपके मित्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जब बाहर गया हुआ था तो उनको बुखार हुआ, एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? अपोलो वो था, एशियन था, एशियन था ना। और उन्होंने बोला कि देखते ही कि इस वक्त कोई भी अगर फीवर में जाएगा, डॉक्टर देखते ही बोल देगा आपको डेंगू है। उस वक्त का ट्रेंड था H1N1, उस वक्त का स्टाइल था H1N1, आपको तो H1N1 है। और
और दवा भी चालू कर दी और 3 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई, 3 दिन के अंदर। जब तक मैं वापस आया तब तक डेथ हो चुकी थी और खुद गाड़ी चला के गए थे और विदिन 3 days ही डाई। सो मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया और जो टॉप वीरोलॉजिस्ट है उनके सामने एक केस रखा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन, उसको मैंने स्टडी किया उनके साथ मिलके। लेकिन उनका जो एक क्लिपिंग है वो आपको दिखाता हूँ, उनका क्या मानना है, वो डेथ हुई कैसे, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। I am having in my hand the death certificate of one of my friend. A specific case I would like to discuss with you. He was admitted on 27th of February, that is just last week, with the symptoms of pneumonia in one of the biggest hospital of India, and the doctor suspected of H1N1 and gave him Tamiflu, and on 2nd of March, that is after 3 days of admission of pneumonia, he died, and the death certificate said that he died of H1N1 positive. So what do you think? My belief is he did not die of H1N1. My belief is he died of the treatment of Tamiflu. What I think is that the Tamiflu is the cause of the death rather than any virus. What is your take on this? I would have to agree completely with you. I totally agree with that diagnosis. I believe that if you start to study Tamiflu and the fraud that was instigated in the process of approving Tamiflu, I would have to go back and study, but I seem to recall that the whole Tamiflu operation and the drug company that produced it was under the direction of the American military industrialist Donald Rumsfeld, that his organization was literally implicated in consumer fraud and in defrauding the federal government, in paying off the Food and Drug Administration to approve of Tamiflu, which is extremely toxic. And my general beef with what it is that you're reporting and the conclusion of the hospital is, again, the hospitals are bribed. The hospital administrators are bribed. When you are in that position, and it's the same thing in academia, the way control is maintained is the way I've discussed previously, that you've got money coming in from these higher level organizations such as World Bank, World Health Organization. अभी यहाँ पे इन्होंने जो खुलासा किया वो ये किया कि मेरा सवाल इनसे ये भी था यहाँ पे कि भाई एकदम से कैसे पता चल जाता है डॉक्टर्स को बिना टेस्ट के, और टेस्ट इटसेल्फ इज अ फ्लॉड, यू नो, कि H1N1 पॉजिटिव है या डेंगू पॉजिटिव है, चिकनगुनिया पॉजिटिव है। तो इनका जवाब था कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको फंडिंग होती है, जितने ज़्यादा डेंगू केस आएंगे या उस वक्त H1N1 के केस आएंगे उतना उनको फंडिंग होगी। सो ये उन हॉस्पिटल्स के हित में है कि वो पेशेंट को ऐलान कर दे ये H1N1 है और आज की तारीख में ऐलान कर दे ये चिकनगुनिया है, चाहे वो सिंपल फीवर भी क्यों ना हो, क्योंकि उससे फंडिंग आएगी और जब ये ऐलान करेंगे तो उससे भय का व्यापार वो और फैलेगा। बुखार होना एक नॉर्मल बात है, वो बुखार डेंगू का है या चिकनगुनिया का है या सिंपल फीवर है या वो बुखार मलेरिया का है, ये आप अंदर झांक के देख ही नहीं सकते, जो बोल दिया वो सही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो टेस्ट है वो टेस्ट के रिपोर्ट कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपको कोई बुखार नहीं है लेकिन आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप अगर 14 बार अगर टेस्ट करते हैं PCR टेस्ट, 14 में से एक बार पॉजिटिव आने के चांसेस पूरे हैं, या 14 लोग अगर आप में से रैंडमली कोई 14 पीपल गो फॉर ए टेस्ट, आउट ऑफ 14 1 विल बी डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव, राइट। और अगर जो नेगेटिव 13 लोग डायग्नोज होंगे तो उनका सेकेंड प्रोटोकॉल है, फिर एक और टेस्ट है, राइट। तो थर्ड प्रोटोकॉल है। कहीं ना कहीं तो इतने सारे जाल बिछे, कहीं ना कहीं तो जब तक पैसे ना खत्म हो जाए और टेस्ट आप करते रहे, आप पॉजिटिव आने के चांसेस 100% ही है फिर, राइट। तो एक पायदान है, दूसरा पायदान, वहां से नहीं ट्रैक में, तीसरा पायदान, करीब ऐसे 4-5 हजार या 10 हजार तक का तो बिल ये डायग्नोसिस का ही है। तो ये एक व्यापार का पूरा एक सिस्टम है। तो मैंने उनसे पूछा वो डायग्नोसिस में एक्चुअली दिखता क्या है, होता क्या है, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाएं। तो उन्होंने मुझे समझाया कुछ सिंपल भाषा में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए ये देखिए आप इतनी दूर से आप देख रहे हैं, ये बताइए शेर के पंजे हैं या चीता का पंजा है या लोमड़ी का है या कुत्ते का है, इट डिपेंड्स ऑन जो भी आप बोले, राइट। लेकिन जो भी आप बोलेंगे वो जरूरी है क्या वो करेक्ट हो। तो जब एक टेस्ट होता है या ब्लड रिपोर्ट होती है जिससे वायरस का टेस्ट होता है, तो वो जो टेस्ट करने वाले को जो नजर आता है वो उतना ही क्लैरिटी से नजर आता है जितना क्लैरिटी से आपको समझ आ रही है बात। तो ये पूरी तरह से टेस्ट होने, जो इंसान टेस्ट कर रहा है उसके ऊपर है कि उसके उस वक्त फ्रेम ऑफ माइंड में क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली वो जो बोल देगा, दैट इज व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। सो इस सारे चीजों को, जब जो सारे नॉलेज उन्होंने मुझे दिया, जो सारे कन्वर्सेशन हुआ, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, फाइनली एक किताब उन्होंने मेरे साथ लिखी। किताब का नाम है व्हाई द मोर्टलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन द डॉक्टर गोन स्ट्राइक, राइट। जब भी दुनिया में देखा गया कि डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं तो वहां की जो मृत्यु दर है अक्सर ही घट जाती है, वहां के लोगों की हेल्थ अक्सर ही अच्छी हो जाती है, राइट। सो कहीं भी देख लीजिए, चाहे यूएस में हो, तो ये किताब डॉक्टर लियोनार्ड होरोविट्ज दुनिया के टॉप 10 वीरोलॉजिस्ट में टॉप 10, एड्स पे इन्होंने काम किया, इबोला पे इन्होंने काम किया, साइट में जाके काम किया, और फिर इन्होंने एक्सपोज किया अमेरिकन गवर्नमेंट को। और अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई सरकार ने फैसला कर लिया कि इनका मकान छीन लिया जाए, ये देशद्रोही है, राइट। तो मेरा मन कर रहा था कि भाई मैं उनको इनवाइट करूं कि ठीक है आप कोई बात नहीं, आप इंडिया में आके रह सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ का भी कुछ भरोसा नहीं है। मित्तल जी को तो पता ही है, हमारे कुछ डायबिटीज एजुकेटर उनको एक तो जेल में भी गए थे, राइट। तो इंडिया हो या अमेरिका हो, अगर हम ऐसी बातें करते हैं जो कि ट्रुथ है, तो एक नियम बना दिया गया है, एक धारा बना दी गई है, राइट, मैजिकल रेमेडी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग द पर्सन कैन बी इन जेल। तो हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ, 3-step डाइट टू फाइट द वायरस इन 3 days। पहली बात तो यह है कि वायरस का डायग्नोसिस हो नहीं सकता, और दूसरी बात है कि वायरस का डायग्नोसिस अगर हो भी जाए तो डायग्नोसिस करके करना क्या है जब उसका कोई इलाज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ओबामा आपके पास आके बोलते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, क्या हुआ भाई, आईएसआई के 5-6 हजार टेररिस्ट ने हम पे अटैक कर दिया। तो आप बोलेंगे पहले ये बताओ 5,000 है या 6,000, एग्जैक्ट फिगर बताओ, क्या फर्क पड़ता है, चाहे 5,000 हो या 6,000 हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्या फर्क पड़ता है, राइट। या तो कुछ कर सकते हैं, फिर तो डायग्नोस करने का, एग्जैक्ट नंबर पूछने का कि मैं क्या प्लानिंग बनाऊंगा, 5,000 है तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, या 6,000 हो तो मैं वैसा कुछ कर दूंगा, राइट। तो जिस चीज का हम कुछ कर ही नहीं सकते, जिस चीज की कोई दवाई नहीं है, डायग्नोसिस की जरूरत कहां से। सो देयर इज नो नीड टू डायग्नोस बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो डायग्नोस करने का मतलब नहीं है। वो क्या है कि वो चक्कर काटे हैं, कुछ पैसे हैं जो वो भय के व्यापार में जाएगा। उससे क्या होता है कि वो पेशेंट का टाइम पास होता है, टाइम पास होने के साथ साथ मनी पास होता है, उसके साथ टाइम के साथ साथ तो फीवर ठीक होना ही है, right? तो लगता है चलो सब कुछ किया और ठीक हो गया। तो अब आता है 3-step डाइट टू फाइट द वायरस इन 3 days, right? तो जब मैंने उनसे बात की होरोविच से, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई मुझे। इमर्जिंग वायरस, ये किताब कभी पढ़िएगा, लेकिन ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किताब है। उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई कि इबोला, आपको याद होगा इबोला अफ्रीका में जब फैला था, तो वहां पे जो ट्रुप गया था, डॉक्टर्स गए थे वहां के लोगों को बचाने के लिए यूएस से। वो डॉक्टर्स को जब इबोला हुआ तो वो बच गए, वो नहीं मरे। तो उन्होंने बोला कि वो, मैंने पूछा कैसे नहीं मरे, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक डाइट बताई मुझे, जो मैं आज को आपको बताने जा रहा हूं कि ये दैट डाइट वाज कन्फाइंड एंड लिमिटेड टू ओनली दोज डॉक्टर्स। तो वो डॉक्टर चाहे तो वो डाइट उनको भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए तो वो डाइट लिया, और लोगों को बचाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए वैक्सीन या समथिंग एल्स, जो भी चीजें हो सकती हैं, वो स्टैंडर्ड चीजें वो की। बट जब अपनी बारी आई, then they were on a very specific diet which I am going to share with you right now, right? और once you are on this diet, वो वायरस कोई भी वाला वायरस हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, H1N1 हो, it will just take 3 days, only 72 hours. तो आज मेरा जो मकसद है, ना केवल ये नॉलेज आप तक पहुंचाने का, ये आपके माध्यम से आपके आसपास के लोगों तक पहुंचाने का। और उसके लिए, ताकि ये नॉलेज ठीक से पहुंचे, एट द एंड मैंने एक कार्ड बनाया है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने उसमें कलरफुली डाल दिया है। तो वो कार्ड लेते हुए जाएं, ताकि आप जब किसी को बताएं तो वो करेक्ट हो, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, कंफ्यूजन ना हो, राइट। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कितना याद रहेगा कितना याद नहीं रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो वो
ठीक से वो आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट द पीपल आपके नियर एंड डियर हैं, दे गेट क्योर्ड एंड दे आर मोर कंफर्टेबल देन व्हाट दे आर डूइंग। अभी तो कंफ्यूज्ड है, राइट। वो डाइट को समझने के लिए आपको मेरे 4 सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल, विच इज द करेक्ट, विक्स की गोली लो मच्छर दूर भगाओ या किचकिच दूर करो? पहला है दूसरा? अच्छा, दूसरा वाला ठीक है। अच्छा, इसलिए ठीक है, किचकिच दूर करो। बचपन से सुनते आए हैं किचकिच या कफ एंड कोल्ड, इसके बारे में सच्चाई यह है कि अगर आप दवा लेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, अगर दवा नहीं लेंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, राइट। So what I mean to say here is whether you take medicine or not, दवा लेंगे तो 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाएंगे और दवा नहीं लेंगे तो 7 दिन लगेंगे ठीक होने में। तो ये है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा दिमाग को हमें एंगेज करना होता है, कहीं ना कहीं कहीं लगाना होगा ना। तो डॉक्टर पास जाए, लाइन में खड़े हो, केमिस्ट शॉप में खड़े हो, छुट्टी दे रहे हैं, तो वो दिमाग ध्यान जो है वो बीमारी से हट गया और बॉडी तो फाइट कर ही रही है, 7 दिन में ठीक होना ही है, उसमें कुछ भी बेच डालो, राइट। जो बेचना बेच डालो। तो डॉक्टर यही करते, वो जो 7 दिन है वो फियर फैक्टर है, उसमें सारा बिजनेस हो गया। चलिए, पहला क्वेश्चन। दूसरे, ये पहला आपने सही जवाब दिया। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन सलमान खान एंड आसाराम बापू? आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर मैं ही दे देता हूं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें यहाँ पे ऐसा दर्द होता है कि मानो कि कोई चाकू भोग रहा हो या इलेक्ट्रिक का शॉक लग रहा हो। ये तो हुई एक बात। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर कोई स्कैन करता है, एमआरआई करता है, या उसमें नर्व में कहीं पे भी कोई डैमेज या किसी तरह से वो दिखता ही नहीं है, लेकिन दर्द होता है। दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। आपको याद होगा बचपन में जब हमें स्कूल में जाना नहीं होता था, घर में ही रहना होता था, तो बहाना मारते थे पेट में दर्द हो गया, तो इस बहाने से स्कूल से छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन पेट में दर्द है कि तो दवा भी खानी पड़ेगी। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि कोर्ट से बचने के लिए कोई भी बोल सकता है, राइट। क्योंकि बीमारी का डायग्नोसिस सिर्फ ये है कि वो पेशेंट बोलेगा, उसी को मानना पड़ेगा, देयर इज नो अदर डायग्नोसिस। और बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है क्योंकि डायग्नोसिस ही नहीं है। सो सेफली कभी अगर ऐसा हुआ कोर्ट या जेल से बचना है, याद कर लीजिए, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये याद कर लीजिए, मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, राइट। तो ये प्रावधान है कि किसी ने अगर बोल दिया ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया तो मानना पड़ेगा, वो पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ना कि कोर्ट या जेल, राइट। देखिए, एक नॉलेज तो मिल गया आपको कम से कम। चलिए, मेरा तीसरा सवाल। अब दर्द की बात आई तो दर्द से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। मर्द को दर्द नहीं होता, इसका मतलब क्या है? मर्द को वाकई में दर्द नहीं होता, पहला। दूसरा, मर्द को दर्द तो होता है लेकिन वो किसी से बताता नहीं है। ए या बी, विच इज राइट? ए या बी? बी, मतलब दर्द होता है लेकिन बताता नहीं है। चलिए, लेकिन इसका कनेक्शन क्या आज के वो 3 डेज का डाइट का वायरस से क्या कनेक्शन है, आगे पता चल जाएगा। चलिए, उससे पहले कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, वायरल फीवर हो तो ठीक होने के लिए कहाँ जाएं? पहला, हॉस्पिटल में जाएं। दूसरा, मंदिर में जाएं। तीसरा, वॉशरूम में जाएं। चलिए, इसके जवाब को मैं आगे दूंगा टाइम आने पे। अब शुरू से शुरू करते हैं। वायरस कैसे आता है, क्या करता है और हमें क्या करना है? देखिए, इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, आप मुंह खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। सो इन दिस एटमॉस्फेयर thousands and thousands of suspended particles are there, जो हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, अगर लाइट पे यहाँ पे बिल्कुल झांकेंगे तो यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल दिखाई देंगे, गेटिंग द पॉइंट, राइट। सो दोज आर द पार्टिकल्स जो वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट वो है, एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ देम। मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस, वो कुछ भी नहीं करेगा, राइट। वी कैन नॉट अवॉइड दैट, वो नाक के अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, बट वो हार्मलेस हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। सम ऑफ देम आर यूजफुल, वो फायदा करेंगे, एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल एज वेल, वो हार्मफुल भी हैं, वो इसको लगा दो, क्या हटा दो पीछे, वो हार्मफुल है, सम ऑफ देम आर हार्मफुल। उनमें से कुछ वायरस हो सकता है, वो वायरस कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी दे दें आप। वो वाले वायरस जब जाते हैं बॉडी में, नाक से, मुंह से, कैसे भी करके,
या फिर मच्छरों से कैसे भी करके व्हेन दे एंटर द बॉडी, वो बॉडी में कुछ करते हैं और हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में एक दुश्मन आ गया है, अब उसको भगाओ। हमारा ब्रेन इज ट्यून्ड टू हेल्प यू, टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ एंड सो दैट यू आर एबल टू लिव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ। तो ब्रेन के पास कुछ वेपन्स हैं, टूल्स हैं, जिस टूल से वो वायरस को इनफेक्टिव करके, उसको वीक करके बॉडी से निकाल सकता है। वो टूल बॉडी के पास है, वो टूल ब्रेन के पास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज फीवर, हाई फीवर, टेम्परेचर। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज्यादा टेम्परेचर पे वायरस इनएफेक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव नहीं रह सकता है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, और उसके बाद हमारा बॉडी उसको बॉडी से बाहर थ्रो कर सकता है, हमारा ब्रेन। दैट्स द मैकेनिज्म। लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि हमें डिस्कम्फर्ट भी लगता है। ऑफ कोर्स हमें खाने पीने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता। तो इट इज कॉल्ड डिजीज, डिसईज। डिजीज का मतलब इलनेस नहीं है, डिसईज। आई एम नॉट एट ईज, आई एम नॉट कंफर्टेबल, राइट? So I am diseased means I am not easy. It is not easy. It is not comfortable. That's all. लेकिन वो हमें as a human we are not right much accustomed to living in disease. हमें comfortable चाहिए। तो एकदम से हमें वो डॉक्टर याद आता है कि भाई मुझे बीमार पड़ गया, मैं क्या करूं? तो मेरे पास आ जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और वो जैसी दवा देते हैं एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फोर्सफुली डाउन होता है। तो ब्रेन एज्यूम करता है कि वायरस चला गया होगा, राइट? जबकि वो मेडिसिन कैसे काम करता है, कम टू इट, बट द टेम्परेचर गोज डाउन एंड द ब्रेन एज्यूम दैट द वायरस इज गॉन और द बैक्टीरिया इज गॉन और द जर्म इज गॉन। जो वायरस है वो नॉन लिविंग होते हुए भी वो बड़ा इंटेलिजेंट है। उसको पता चल गया कि ये इंसान को पता चल गया है कि भाई कुछ गड़बड़ है, तभी ये इधर उधर जा रहा है। तो वायरस रिमेन्स इनएक्टिव फॉर सम टाइम, 2-3 महीना, राइट? और वायरस बल्कि शुक्रगुजार है उस डॉक्टर का, डॉक्टर ने उस इंसान को बचाया, वायरस को बचा लिया। वो तो ब्रेन तो मारने वाला था ना अभी टेम्परेचर। तो वायरस बोलता है थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन एट द सेम टाइम वो अलर्ट होकर शांत बैठ जाता चुपचाप, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, राइट? लेकिन फिर अपनी हरकत में दोबारा आना ही है। दैट्स व्हाई ही इज इनसाइड द बॉडी। आफ्टर ऑल कोई भी क्रिएचर इस दुनिया में उसका एक उसका मकसद होता है मल्टीप्लाई करना। ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, टू मल्टीप्लाई, राइट? ताकि उसकी आबादी बढ़े। और दैट इज द अल्टीमेट एम, गोल ऑफ एनीथिंग विच इज बीइंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, इवन द नॉन लिविंग वायरसेस। और जब दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी, तो इस बार वायरस को पता चल गया कि ब्रेन टेम्परेचर बढ़ा देगा और मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा। तो 2-3 महीने में वायरस एक स्किल सीख लेता है कि हाई टेम्परेचर वो मरेगा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हाई टेम्परेचर मरना, राइट, उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है, दैट वायरस लर्न्स इट। यानी कि अब ब्रेन के पास ये वाला टूल नहीं है, लेकिन ब्रेन के पास कुछ और वेपन्स हैं। एक वेपन है कफ एंड कोल्ड, राइट? तो बहुत ज्यादा जुकाम, आपने गौर किया होगा, दवा लिया, फीवर ठीक हो गया, लेकिन 1-2 महीने बाद जुकाम आ गया। दोज आर कनेक्टेड थिंग्स विच यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि दोनों में कनेक्शन है। लेकिन वही वाला वायरस था, लेकिन अब उसने रूप चेंज कर लिया, स्टेट चेंज कर लिया। मैंने बताया था अ वायरस कैन चेंज द स्टेट मेनी टाइम्स, राइट? तो अब जब कफ हुआ, कोल्ड हुआ, अगेन इट इज अ डिसीज। क्या करेंगे आप? वही डॉक्टर फ्रेंड, राइट? डॉक्टर साहब देखिए बार बार कफ आ रहा है, कोल्ड आ रहा है, डोंट वरी, कोई भी चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, सब अंदर रहना चाहिए। ऐसा इंतजाम मैं कर दूंगा, राइट? तो ऑफकोर्स ऐसा इंतजाम किया कि कोई भी चीज बाहर ना आए, वो कफ जो है, जो गंदगी है, वो अंदर ही रहना चाहिए। एंड व्हाट हैपेंस, वो दवा लिया, वो कफ अंदर है, एंड दैट इज लाइक ए स्विमिंग पूल फॉर द जर्म्स, राइट? जर्म्स ने एक बार और डॉक्टर ने बचा लिया, और साथ में स्विमिंग पूल भी दे दिया गिफ्ट में, राइट? सो उस स्विमिंग पूल में वो जर्म्स थोड़ी और फूलेंगे, बट इंटेलिजेंट जर्म्स हैं ब्रेन को धोखा देने के लिए कि दोबारा ये कफ एंड कोल्ड ब्रेन कर देगा, तो पहले मैं ये सीख लूं कि कफ एंड कोल्ड से बचा कैसे जाए। ये बात याद रखिए कि दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जैसे हमारी इम्यूनिटी है, वो वायरस की भी इम्यूनिटी है। वो वायरस विल लर्न द स्किल हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फीवर एंड देन हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कफ एज वेल। उससे भी मैं पकड़ाना चाहूँ, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो तो है ही। सो जब उसने अपने आप को इक्विप कर लिया, कोल्ड से या कफ से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तैयार कर लिया, और दोबारा से हरकत में आ गया, ही स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग एंड डैमेजिंग द बॉडी। अब ब्रेन को पता चल गया कि वो वायरस है या कोई ना कोई वायरस है। लेकिन ब्रेन के पास कुछ वेपन्स और भी हैं, उनमें से एक है लूज मोशन या वॉमिटिंग, राइट? इट इज नॉट ए इलनेस, इट इज डिसईज, डिस्कम्फर्ट, राइट? लेकिन जैसे लूज मोशन हुआ, इट इज नॉट कंफर्टेबल, इट इज नॉट फैशनेबल। जरा सोचिए, अभी लूज मोशन होगा, भाई साहब रुकिए, मैं जरा लूज मोशन आता हूँ, फिर तब तक फिर शुरू कीजिए, कितना अजीब लगेगा, राइट? तो
अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई वो फिर बोलेगा डॉक्टर भाई मैं अभी सेमिनार में जाऊंगा और अगर लूज मोशन होगा तो आई विल मिस समथिंग, राइट। बार बार कौन जाएगा टॉयलेट में, ये अच्छी बात नहीं है। डोंट वरी, कोई भी चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, सब अंदर रहना चाहिए। तो एक बार फिर से उसने ऐसा दवाई दे दिया कि इट इज फोर्स्ड, तो लूज मोशन बंद हो गया। आप बोले डॉक्टर आपने क्या कमाल कर दिया, राइट। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए आप यहाँ ड्राइव करके आ रहे हैं और वहां पे रेड लाइट जो पेट्रोल का लाइट ब्लिंक कर रहा है, व्हाट इट मींस कि पेट्रोल अभी कम है। तो क्या करना होगा, आपको घुमा के पेट्रोल पंप पे लेके जाना होगा, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, राइट। लेकिन आपके सामने डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, बड़ी मुसीबत है यार, अभी ठीक करता हूँ, कैंची जाके वो तार काट दी जिससे वो ब्लिंक करता है। अरे यार आप तो कितने अच्छे कमाल, अब देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। So try to understand the warning. It was a warning only. Warning should not be confused as an illness, right? जो warning है उसको illness नहीं समझना चाहिए, वो disease है. It is not an illness. It is not a disease. It is disease only, right? So यहाँ पे हो क्या रहा है कि बार-बार brain अपने weapons को एक करके खत्म कर रहा है, right? And as it is, right, using one by one weapons, the virus is becoming stronger and more influenced. उसको पता चल गया कि अब इसका जो पैंतरा है ब्रेन का, ये एक और टूल है लूज मोशन वाला। अब ही लर्न स्किल, ताकि नेक्स्ट टाइम लूज मोशन अगर होगा भी, राइट, ब्रेन ने इनिशिएट किया भी, तो वायरस कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ, राइट। सो एवरी टाइम यू आर गिविंग, मेकिंग द वायरस स्ट्रॉन्गर बाय टेकिंग दैट मेडिकेशन, राइट। सो ये वॉमिटिंग है, ये लूज मोशन है, ये फीवर है, ये कोल्ड है, दीज आर नॉट इलनेस, दीज आर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेन एंड यू शुड नॉट इंटरफेयर विद इट, राइट। सवाल दिमाग में आता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सारा टेम्परेचर में तो बॉडी के सारे सेल्स भी मर जाते हैं, यू विल डाई, तब क्या करें। उसका जवाब आने वाला है, डोंट वरी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बढ़ नहीं सकता, थोड़ा तो बढ़ेगा लेकिन डेंजरसली नहीं बढ़ेगा, उसका इंतजाम हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं फिलहाल तो कि ये बीमारियां नहीं है, लेट्स नॉट कंफ्यूज इट एज ए डिजीज, इट इज जस्ट अ डिस्कंफर्ट, इट इज जस्ट अ प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका घर में, राइट, प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ रखते हैं वेपन्स, राइट, ताकि कोई चोर आ जाए या कोई डाकू आ जाए तो कुछ उसका सामना करे। और जब ऐसा होता है सिचुएशन, तो क्या तब आप खाना बना रहे होते तो क्या करते हैं, खाना बनाना छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जो भी काम करते हैं प्रायोरिटी इज प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। सिमिलरली जब भी ऐसा बॉडी में इन्वेड करता है कोई वायरस, तो बॉडी क्या करती है, बाकी सारी चीजें सस्पेंड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल खाना डाइजेस्ट करना, खाना खाना, भूख लगना, ताकि सारी ताकत लगे उस वायरस या उस जर्म को किल करने में। बट दैट इटसेल्फ इज डिस्कंफर्ट। जब भी आपको कोई बुखार होता है, क्या लगता है कि खूब सारा खाना खाऊं, या लगता है कुछ खाना ना खाऊं? क्या लगता है कि सबसे बातें करूं, दोस्ती करूं, टीवी देखूं, फेवरेट प्रोग्राम देखूं, या लगता है कोई डिस्टर्ब ना करो भाई, आई वांट टू लाई डाउन। बिकॉज ब्रेन ने ऐसे केमिकल रिलीज किए ताकि आपको कुछ करने का मन नहीं करे, ताकि ब्रेन एंड बॉडी शुड फोकस ऑन किलिंग दैट एनिमी, राइट। डिसईज, ब्रेन इज गिविंग यू डिसईज एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट डिसईज, राइट। तो अब मान लीजिए पेन की बात करते हैं, दर्द की बात करते हैं, हेडेक की बात है, स्टमक की बात है, जॉइंट पेन की बात है, तो तुरंत हम एक पेन किलर ले लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। मान लीजिए मैं यहां से चल रहा हूं, सामने नीचे कील है, और द मोमेंट आई स्टेप ऑन द की नेल, क्या हुआ, एकदम से पेन आएगा एंड आई विल फॉल बैक, राइट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो पेन था वो उस इंजरी की वजह से नहीं है। ब्रेन मुझे बताना चाहता है, बिकॉज भगवान ने आंखें पैर के नीचे दी नहीं है, मुझे पता नहीं चलेगा, ब्रेन वांट टू टेल यू, इमीडिएट मेरा अटेंशन लगाना चाहता है, देखो भाई यहाँ पे आपने इंजर कर दिया, स्टॉप एंड पे अटेंशन टू दिस, इसको पहले ठीक करो फिर आगे बढ़ो। तो इंस्टेंटली मुझे पेन देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंजरी। दर्द जो होता है वो किसी इंजरी की वजह से नहीं होता, ब्रेन चाहता है कि आप उस पर ध्यान दें, इसीलिए दैट्स हाउ इट इज, राइट, दैट इज। लेकिन कुछ दुनिया में लोग होते हैं जिनको पेन नहीं होता, मत को दर्द नहीं होता, उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं, राइट, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लो हेडेक होता है, अचानक आपने पेन किलर ले लिया, हेडेक इज गॉन, लेकिन वो पेन किलर ने हेडेक गायब कैसे किया? हमारे पूरे बॉडी में सिग्नलिंग सिस्टम है जिसके थ्रू ब्रेन सिग्नल पास करता है। ब्रेन को हिंदी या इंग्लिश आती नहीं है, उसका जो लैंग्वेज है दैट इज बाय गिविंग सम सिग्नल लाइक पेन, ताकि आपको अलर्ट कर दें। तो जब आप पेन किलर लेते हैं तो वो जो सिग्नलिंग सिस्टम है ब्रेन का वो स्विच ऑफ हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पेन किलर। लेकिन बार बार अगर सिग्नल सिस्टम ब्रेन का स्विच ऑफ हो जाएगा, एक टाइम आएगा कि जब आपको पेन होना बंद हो जाएगा, वो दर्द नहीं होता, तो आप भी वो मर्द वही वाले बन जाएंगे, दर्द ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं एडवांस वाले, उनका आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जब वो चलते हैं तो अगर कोई कील चुभ जाए तो उनको नहीं पता चलेगा, राइट,
और वो इंजर होता रहेगा बिकॉज ब्रेन ने पेन सिग्नल देना बंद कर दिया है। लेकिन पूरे दिन के बाद जब शाम को आते हैं और जूते और मोजे उतारते हैं तो मोजा पूरा ही खून में लथपथ। दैट इज द टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम ही नो अरे यार मैंने अपने पैर को इतना इंजर कर दिया, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टेल मी पेन इज एन एनिमी और पेन इज ए फ्रेंड। तो पेन को इंटरफेयर नहीं करना है, राइट? जैसे टूथ हो गया, हेडेक हो गया, तुरंत एक पेन किलर ले लिया। पेन किलर का मतलब ब्रेन की जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको आपने इंटरफेयर किया। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम और आगे आगे एक टाइम आएगा जब ब्रेन पेन सिग्नल देना बंद ही कर देगा। ऐसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में जिनको कहते हैं सीपा। सीपा कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन, दैट इज सीपा। मतलब बचपन से उनके बॉडी में पेन सिग्नलिंग एबिलिटी वो उसके साथ पैदा ही नहीं हुए थे। उनको पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। टीचर मार दी तड़ातड़ मारते रहो, मुझे तो कोई पेन ही नहीं हो रहा। अच्छा आइडिया ना? कैसा लगेगा ऐसी जिंदगी, पेन ही ना हो? मजा आएगा? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? वो बोलेगा मैं तो सीपा चाइल्ड हूं तो मुझे तो पेन नहीं होता। अब देखिए इस वक्त अगर मैं आपकी फोटो खींचूं, इस वक्त यहां से आपकी फोटो खींचूं, 15 मिनट बाद एक और फोटो खींचूं, अभी देखिए आप कैसे बैठे हैं, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई पैर ऊपर कर बैठा है। 15 मिनट बाद अगर एक और फोटो लें और दोनों कंपेयर करें, क्या आपका पोज बिल्कुल सेम रहेगा? नॉट ऑल। तो जैसे आप एक पर्टिकुलर पोज में बैठे हैं तो आपका ब्रेन नजर बनाया हुआ है उस पोज पे और आपके टिश्यूज पे। टिश्यूज की एक कैपेसिटी होती है उस वेट को झेलने के लिए। उस कैपेसिटी के बाद वो टिश्यू ब्रेक होना शुरू हो सकते हैं। तो ब्रेन क्या करेगा, एक पेन सिग्नल भेजेगा और आपको बिना डिस्टर्ब किए ही एक हल्का पेन सिग्नल। तो आपका ध्यान यहाँ है लेकिन आपने पोस्चर चेंज कर लिया, राइट? लेकिन जो सीपा चाइल्ड है, सीपा चाइल्ड, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा 70 kg का वेट है, मैंने अपना सारा वेट इस लेफ्ट पैर में ज्यादा डाला हुआ है, बट मेरे लेफ्ट लेग इज डिजाइन टू होल्ड दैट वेट फॉर सम टाइम। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मेरे टिश्यूज टूटने लगेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेन एक सिग्नल देगा, पेन सिग्नल, आई विल चेंज द पोस्चर, राइट? तो सीपा वाला बच्चा क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे ये बहुत गर्म है एंड अननोइंगली मैं अपना हाथ ऐसे रखता हूँ, आई पुल इट बैक, राइट? बिकॉज ये हीट है, ब्रेन ने बिल्कुल पेन सिग्नल दिया मेरे फिंगर्स पे और जलने से पहले मैंने इसको कर लिया। लेकिन जो सीपा चाइल्ड है उसका हाथ यहीं रहेगा, पेन सिग्नल ब्रेन भेज नहीं पा रहा है। और क्या होगा कि कुछ समय बाद जब वो देखेगा अरे मेरे हाथ का वो तो जल ही गया, लेकिन फिर भी उसको पेन नहीं हो रहा है, राइट? तो वो ऐसे खड़ा है और कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद खड़ा रहेगा, वो उसको पेन नहीं होगा, हड्डियां भी टूट जाएंगी तब भी पेन नहीं होगा। सो पेन अगर ना हो, दैट इज कॉल्ड सीपा। ऐसे जो लोग हैं, राइट, वो 25 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहते, 25 ईयर्स। बाय द टाइम दे आर 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड, उन्होंने अपनी इतनी हड्डियां तोड़ चुकी होती हैं, दे डाई, राइट? तो मर्द को दर्द नहीं होता, वो मर्द होने से पहले, मतलब जवान होने से पहले वो दे डाई, राइट? सो यहाँ पे द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट पेन इज ए फ्रेंड, वॉमिटिंग इज ए फ्रेंड, टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फ्रेंड। उसको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो हम किसी और जंजाल में फंसने वाले हैं। आप जब सोते हैं, याद कीजिए, रात को सोते हैं पर्टिकुलर पोस्चर में, सुबह उठते हैं, आर यू इन द सेम पोस्चर? मेनी टाइम यू चेंज द पोस्चर, इजंट इट, राइट? तो आप एक पर्टिकुलर पोस्चर में सो रहे हैं तो आपका ब्रेन जगा हुआ है, वो लगातार देख रहा है कि ये टिश्यूज पे ज्यादा लोड तो नहीं है। और जब ज्यादा लोड हो गया तो ब्रेन ने थोड़ा सा पेन दिया, आपको नींद को डिस्टर्ब नहीं किया। ब्रेन ने ऐसा नहीं कहा भाई साहब उठिए उठिए अब पोस्चर चेंज कीजिए, राइट? ही इज कंसिडरेट, द ब्रेन इज कंसिडरेट। तो ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने आपको थोड़ा सा पेन दिया, नींद में ही आपने पोस्चर चेंज कर दिया। नाउ इमेजिन द सीपा चाइल्ड, वो क्या करेगा, राइट? सीपा चाइल्ड व्हाट दे विल डू, दे विल बी स्लीपिंग द सेम। तो सुबह जब उठेगा तो एक आध हड्डियां उसकी टूटी मिलेंगी। So try to understand the importance of pain. Never try to interfere with the pain. And pain is never because of the injury. It is because the brain wants that you attend to that particular problem, right? So मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ इसको। 1944 या 49 में 1944, राइट? सो इटली में जो वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर को घेर लिया जर्मनी में और करीब 40,000 सोल्जर्स इंजर्ड हो गए, 7,000 मारे गए। उस वक्त वहां पे डॉक्टर थे, डॉक्टर हेरी बीचर। उन्होंने सोल्जर से पूछा कि आप जब जो जख्मी हो गए, पैर कट गए, उड़ गए बॉम्ब से, हाथ उड़ गए, बुलेट लग गया, उन सबसे पूछा क्या आपको दर्द है, क्या दर्द के लिए कुछ चाहिए? 70% का जवाब था दर्द नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेन जो होता है ना वो दर्द किसी इंजरी से के लिए नहीं होता।
और उस वक्त जब भी कोई सोल्जर्स अगर जब लड़ाई के मैदान में होते हैं तब बुलेट लग जाए, पैर भी उखड़ जाए, उसको दर्द नहीं होता उस वक्त, बिकॉज ब्रेन जानता है अगर मैं पेन दूंगा तो इसका ध्यान वो दुश्मन से हटके सीधा पेन पे जाएगा एंड ही विल बी किल्ड, राइट? सो ब्रेन चोज कि भाई थोड़ी देर बाद जब ये सेफ जोन पे आ जाएगा तब मैं पेन दूंगा, ताकि वो वाला पैर जो इंजर्ड है वो और हिलाए डुलाए ना। एक इजरायली वॉर में एक इजरायली सोल्जर, एक महिला, उनका पैर पड़ा माइन पे और ब्लास्ट कर दिया, पूरा पैर उखड़ गया, जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर डॉक्टर की टीम आई, क्या आपको दर्द है, कुछ चाहिए? कहा नहीं नहीं, तुम चिल्ला क्यों रहे हैं, अब मुझसे शादी कौन करेगा? So try to understand the pain is not because of the injury. Brain chose कि भाई जब लड़ाई के मैदान में है तो ध्यान लड़ाई पे होना चाहिए, जब सेफ जोन में है तब पेन आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिरन कभी देखा आपने? अब ये वीडियो देखिए कि हिरन का झुंड है, गोली लगी और गोली लगने के बाद सारे हिरन भाग रहे हैं। आप देख के पहचान नहीं पाएंगे उनमें से कौन से हिरन को गोली लगी है। देखिए जरा इस वीडियो को। So took this big doe with the XP Badger. काफी समय बाद उनमें से एक हिरन दूर कहीं जाके पड़ा मिलेगा। दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि इस वाले हिरन को गोली लगी थी, क्योंकि जब गोली लगी उस वक्त अगर ब्रेन पेन इनिशिएट कर देगा तो उसका ध्यान पेन पे चला जाएगा, तो अपने आप को बचाएगा कैसे? So try to understand the pain is not the result of the injury, it is the brain's protective ability. brain decide करता है कब दर्द देना है, चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल 1981 30th मार्च, रोनाल्ड रिगन, कौन है रोनाल्ड रिगन? अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनको गोली लगी, राइट? वो देखिए गोली लगने वाला सीन। It doesn't make much sense, Henry. He puts you here and then he runs around with a big tongue. So, उनको गोली लगी और तब किसी को नहीं पता चला उनको गोली लगी, उनको सेफली गाड़ी में बिठा के ले गए। काफी समय बाद देखा कुछ खून निकल रहा है, उन्होंने खुद अच्छा मुझे गोली लगी है, फिर उनको इलाज किया गया और जब एक साल हो गए ठीक, अगले साल उन्होंने एक साल जब पूरे हुए इस गोली लगने को, इंटरव्यू में बोला कि जब गोली लगी पहली बार मुझे गोली लगी, फिल्मों में तो मुझे कई बार गोली लगती, वो पहले एक्टर थे, लेकिन अब मुझे पता चला गोली लगने के बाद दर्द हो कोई जरूरी नहीं है। फिल्मों में जब गोली लगती थी तो हर बार दर्द होता था, लेकिन अब जब असली में गोली लगी तो दर्द नहीं हुआ। काफी समय बाद मुझे पता चला कि मुझे गोली लगी है। So try to understand the pain is not because of the injury. It is the protective mechanism when the brain decides that I have to give pain. For example, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आज जब घर से निकल रहे थे, संडे का दिन है, घर का सब कुछ ठीक करके जाना है और सेमिनार में टाइम पे पहुंचना है और बुक फेयर भी थोड़ा एंजॉय करना है, आप अपना टाइम मैनेज कर रहे थे और जल्दी में सामान रखते हुए और बाकी काम करते हुए आपका जो पैर है वो बेड के कोने में लगता है, लेकिन आप नोटिस नहीं करते। अब इमेजिन कीजिए होता क्या है ऐसे में कि रात को जब दोबारा घर जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, तब देखते हैं अरे बाप रे यहाँ पे चोट सी लगी हुई है, याद करते हैं कब हुआ था, अरे सुबह जब मैं चल रहा था और भाग रहा था तब वो टकरा गया था, और जब ये सोच रहे होते हैं उस वक्त आपको पहली बार दर्द का एहसास होता है, isn't it? लेकिन जब एक्चुअली हो रहा था तो ब्रेन उसे देख रहा था, लेकिन ब्रेन को पता है कि अभी मैं दर्द दूंगा, बेचारा पहले से बहुत लेट हो चुका है, तो जाने दो उसको अभी। अब जब शाम को आ गए, सारे काम कर लिए, सोने जा रहे हैं, तो ब्रेन ने बोला अब इसको थोड़ा मैं इसका थोड़ा काम खींचता हूं, इसको थोड़ा डिसिप्लिन करता हूं। तो तब ब्रेन ने पहली बार आपको पेन दिया कि देखो भाई आगे से समझते रहना, डिसिप्लिन करने के लिए पेन दिया, ध्यान दिलाने के लिए पेन दिया, वो जब आपके पास वो समय है उस पेन को झेलने का, समझने का। So what I mean to say here is हमारे बॉडी में कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, अगर वो मैकेनिज्म फेल हो जाए तो दैट मे बी द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, लेकिन उस मैकेनिज्म को अगर हम बीमारी मान लें, राइट, देन दैट इज द थिंग व्हिच विल मेक अस रियली सिक। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि इंजरी के रिस्पॉन्स पे पेन कब कैसे होता है वो ब्रेन डिसाइड करता है, वन थिंग। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने बताया ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, कि कुछ इंजरी नहीं है बट पेन इज देयर, राइट। सो दो कॉन्ट्रास्टिंग बात हो गई, एक तरफ तो पेन है तो दर्द है, लेकिन दर्द कब है इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इंजरी हो गई, दर्द कब होगा इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और दूसरी तरफ कि दर्द तो है लेकिन पेन ही नहीं, दर्द तो है लेकिन इंजरी है ही नहीं कहीं, तो दर्द का कारण क्या है? दर्द ब्रेन डिसाइड करता है कि कब देना है, इंजरी हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल
कॉमन लोअर बैक पेन अक्सर ही होता है लोगों को, और उसका कारण पूछे तो डॉक्टर से फ्रैक्चर होता है, ट्यूमर होता है, इन्फेक्शन होता है, स्लिप डिस्क होता है। लेकिन 85% लोग जिनको लोअर बैक पेन होता है, इनमें से कोई भी डिटेक्ट नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई पेन नहीं है, लेकिन वो अगर स्कैनिंग करेंगे तो उनको स्लिप डिस्क मिलेगा। अब क्या है कि जब कोई लोअर बैक पेन में गया तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इनमें से किसी न किसी एक में तो डालना ही उस आदमी को, और फिर उसको इलाज चालू कर देना है। और वो जिंदगी भर इलाज चलता है और जिंदगी भर वो ठीक ही नहीं होता कभी। सो पेन may or may not have a physical connection, right? It may be because of blocked emotion. मान लो बचपन का कोई दुख है, उस दुख को बार बार याद करते हैं तो ब्रेन सोचता है आप उस दुख को संभाल के रखना चाहते हैं, तो वो दुख ब्रेन कहीं डाल देता है। That part may be paining. जब तक उस इमोशन को हम स्विच ऑफ नहीं कर देंगे, ब्लॉक नहीं कर देंगे, तब तक वो पेन आता रहेगा। लेकिन हम ढूंढते हैं जो कारण, वो इन्हीं में से किसी को ढूंढते हैं, उस डॉक्टर को बोलते हैं। डॉक्टर को वो पेन के बारे में उतना ही पता है जितना आपको पता है। उनको पेन क्या होता है, उसका साइंस क्या होता है, उसका आर्ट्स क्या होता है, वो वाला टॉपिक है ही नहीं। उनको बता दिया ये 4 होते हैं, तो इन 4 में आपका पेन ढूंढ के ही रहेगा कौन सा रीजन है, वो ढूंढ के ही रहेगा। आप ऐसा कीजिए, आपको पेन नहीं है, आपको पता है, लेकिन डॉक्टर बोलिए बहुत पेन। फिर देखिए वो डॉक्टर क्या करता है, 4 में से एक कारण निकालता है कि नहीं, कम से कम एक कारण निकाल के देगा, जब तक चैन से नहीं बैठेगा वो, राइट। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाईपास सर्जरी आने से पहले जब लोगों को एंजाइना पेन होता था, हार्ट का पेन, राइट, एंजाइना पेन, तो तब एक सर्जरी थी। उस सर्जरी में क्या होता था कि थोड़ा सा कट मारा और अंदर जो आर्टरीज है उसको थोड़ा हिलाया डुलाया, इस उम्मीद से कि अगर कोई चीज ब्लॉकेज होगी तो हिलने डुलने से वो ब्लॉकेज हट उठ जाएगा, तो ठीक ही हो जाएगा। और वो सर्जरी बड़ी पॉपुलर हुई और हमेशा देखा गया उस सर्जरी के बाद लोगों का पेन कम भी हो गया। अब हार्वर्ड में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इन दोनों यूनिवर्सिटी में अलग अलग डॉक्टरों की टीम ने अलग अलग ढंग से एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने FDA से परमिशन ली, विच नाउ दे विल नॉट गिव, अनएथिकल परमिशन, कि हम 2 तरह के मरीज हैं, दोनों का एंजाइना पेन है। एक ग्रुप ऑफ मरीज को वही वाला आर्टरी हिलाने वाला हम सर्जरी करेंगे, दूसरे मरीज को सर्जरी तो नहीं करेंगे, ऊपर से कट लगा देंगे कि आपकी सर्जरी हो चुकी है। और इंटरेस्टिंगली दोनों ग्रुप में सभी को रिलीफ मिला, सभी को आराम मिला और कई महीनों तक आराम रहा। तो व्हाट आई मीन टू से, इट इज ऑल एक्सपेक्टेशन। आपका ब्रेन ये देखता है आप उम्मीद क्या करते हैं। अभी हमारा डायबिटीज, वर्चुअल डायबिटीज टूवर्ड्स चल रहा है हमारा, राइट, 3 दिन वाला, और करीब 9 देशों से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। जब पार्टिसिपेंट्स को पता चला कि यहाँ पे बहुत डेंगू हो रहा है, तो 3-4 पार्टिसिपेंट को तो बुखार आ गया। तो मतलब ये कि योर ब्रेन एक्सपेक्ट्स, राइट, देखता है सराउंडिंग कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से। ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, ब्रेन वो आपको डाल देगा, राइट। तो जैसे आप देख रहे हैं हर जगह डेंगू लिखा हुआ है, ये डेंगू है, चिकनगुनिया है, वो होर्डिंग में भी, अखबार में भी और टीवी में भी। तो ये एक्सपेक्ट मुझे बुखार होना चाहिए अभी। तो ब्रेन इज ए सर्वेंट, ब्रेन को पालन करना उसका, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कैसे होता है, पास्ट बिलीफ, राइट, आसपास क्या चल रहा है, राइट, उससे एक्सपेक्टेशन बनता है। उससे क्या होता है, इमोशन, फियर, राइट, एंड इससे दैट रिजल्ट्स टू पेन और दैट रिजल्ट्स टू फीवर, राइट। तो फीवर होता है, डर से फीवर होता है, आपको पता ही है, राइट। तो वो जो फियर है, ये जो डर है, सारा व्यापार इस फियर का है। वो जो डर के दौरान कुछ भी आप बेच सकते हैं, किसी को डरा के कि ऐसा नहीं कर देंगे ऐसा हो जाएगा, कुछ भी बेच सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है पूरा का पूरा, अगर वायरल डिजीज की बात करें, ये इट इज द बिजनेस ऑफ फियर, राइट। हालांकि अभी देखिए फीवर होना कोई बड़ी बात नहीं है, होती ही रहती है। लेकिन अभी फीवर को डेंगू का नाम दे दिया, चिकनगुनिया का नाम दे दिया, तो दैट बिकम्स अ बिजनेस। लेकिन सोचने वाली बात, बिल्कुल लॉजिकल बात यह है कि ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि वायरस का डायग्नोसिस हो नहीं सकता, और अगर हो भी गया वायरस का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो फिर हॉस्पिटल जाने का मतलब क्या है, डॉक्टर पास जाने का मतलब क्या है, जब कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, राइट। वो इट इज पासिंग द टाइम, राइट, कि चलो समय निकल जाएगा, कहीं तो जाना है ना, ऑफिस तो जाना नहीं है, अब कहाँ जाए, चलो डॉक्टर पास चलते हैं, राइट। तो टाइम पास होना समझ आती है बात, पैसा भी पास हो जाएगा, राइट। और टाइम पास होने के बाद वो 1 हफ्ता लगता है, देन यू विल रिकवर ऑन इट्स ओन। और अगर आप रिकवर करके सारा क्रेडिट उस डॉक्टर को चला गया, और कहीं अगर कोई पेशेंट अनफॉर्चुनेटली अगर भगवान को प्यारा हो गया, तो उसकी किस्मत खराब थी। सो इट इज अ सेफ बिजनेस।
डॉक्टर का बिजनेस सबसे सेफ है कि अगर रिजल्ट नहीं मिलता तब भी पैसे पूरे ही मिलते हैं। है हम अब इससे यहां पे कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन अभी तक का, फीवर, कोल्ड, लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेन आर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड दे आर नॉट द इलनेस। इसको इलनेस ना बोल के इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोले, इसकी रेस्पेक्ट करें, अरे इसे घबराए ना, ये बॉडी का इक्विपमेंट, अगर ये नहीं होता तो आप नहीं होते जिंदा, राइट। दूसरी बात, नो डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिसिन फॉर वायरस। कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है ही नहीं और कोई दवा भी नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप अगर कुछ ऐसा हो गया तो डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल के पास जाएं, राइट। कोई मतलब नहीं। वो उनके पास जाना उतना ही ज्यादा रिलायबल रहेगा जितना कि किसी मंदिर में जाना, उतने रिलायबल, या किसी चिड़ियाघर में जाना। चिड़ियाघर चले जाएं तब भी जितना पॉसिबिलिटी ठीक होने की उतनी पॉसिबिलिटी है जब हॉस्पिटल चले जाएं, बल्कि ज्यादा है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो और इन्फेक्शन है, उनसे भी इन्फेक्शन लगेगा जो आपको था ही नहीं। और चिड़ियाघर जाएंगे, आपका मनोरंजन हो जाएगा, आपका दिल अच्छा फील करेगा, यू विल गेट क्योर क्विकली। तो अगली बार कोई अगर बोलता मुझे डेंगू हो गया, आप बोलिए चिड़ियाघर जाइए, ठीक हो जाएंगे। और साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। थर्ड, कंज्यूमिंग मेडिसिन ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन कैन लीड टू लाइफ लॉन्ग सिकनेस। जब किसी को वायरल इन्फेक्शन हो, स्ट्रिक्टली पेन के लिए कोई दवा ना लें, स्ट्रिक्टली फीवर के लिए कोई दवा बिल्कुल ना लें। और अगर ऐसा किया तो वो वाला जो पेशेंट है जो 3 दिन में अदरवाइज ठीक होने वाला था, वो कम से कम 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना तक वो परेशान रहेगा किसी न किसी एलिमेंट की वजह से। तो स्ट्रिक्टली क्या नहीं करना है, दैट इज, अगर कभी वायरल इन्फेक्शन या बुखार आया तो दवा नहीं लेनी है। क्यों? अब देखिए, मान लीजिए कोल्ड हुआ, आपने दवा लेकर उसको रोक दिया, कुछ दिन बाद वो ब्रोंकाइटिस बन जाएगा, फिर आपने दवा लिया, कुछ दिन बाद वही चीज निमोनिया बन जाएगा, फिर आपने दवा लिया, फिर कुछ दिन बाद वही अस्थमा बन जाएगा, फिर आपने दवा लिया, वही रेस्पिरेटरी फेलियर बन जाएगा, एंड देन दैट विल लीड टू डेथ। Every time you may take the medicine, you make your situation even worse than before. तो दवा तो लेना ही नहीं है, that is one. क्या करना है उस पे आते हैं। तो आते हैं फीवर, क्योर इन 72 आवर्स। क्या करें? पहली बात तो फीवर को क्योर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, तो उसको क्यों क्योर करें। सवाल यह आ सकता है कि वायरस को कैसे भगाएं, क्योर इन 72 आवर्स। दैट इज द राइट टॉपिक। टॉपिक ये होना चाहिए, वायरस है तो उसको बॉडी से कैसे निकाल बाहर फेंकें। उसके लिए पहले तो ये देखें कि सिम्टम क्या है। ये इंपॉर्टेंट स्केल है। नॉर्मली बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री नॉर्मल, राइट। टंग से, मुंह से करेंगे तो 98.6, अगर बगल में दबाएंगे थर्मोमीटर तो 97.7 ऐसे कुछ होगा, तो दैट इज नॉर्मल। 100 से 4 ये स्केल ना आपको मैं दे दूंगा, कार्ड प्रिंटेड है, राइट, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। 100 या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इट इज कॉल्ड सब फीवर। फीवर हुआ नहीं लेकिन फीवरिश टाइप लग रहा है, राइट। दैट, उसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि बॉडी में छोटा मोटा वायरस का कुछ चल रहा है, राइट, कुछ आदान प्रदान चल रहा है। माइल्ड फीवर दैट इज अप टू 101.3, यानी वायरस है और ब्रेन को पूरी तरह कंफर्म हो गया, ब्रेन ने अपना शुरू कर दिया है उसके खिलाफ जंग। मॉडरेट फीवर वो है 102.2 तक, मतलब जंग चल रहा है, राइट, और वो जंग में ब्रेन पर, हमारी बॉडी पर वो वायरस भारी पड़ रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहा है। और उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग फीवर जो 104 डिग्री तक होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब अब ब्रेन ने तय कर लिया कि अपना आखिरी दांव लगा दें, इसको पूरी तरह से हरा दें, दैट इज स्ट्रॉन्ग फीवर। सीवियर फीवर होता है 105.8, राइट, जहां पे वो इंसान की अपनी इम्यूनिटी अदरवाइज भी बड़ी कमजोर थी, राइट, तो यहां पे जंग थोड़ा लंबा चल गया। देन डेंजरस फीवर होता है 105.8, इससे आगे वाकई में डेंजरस है। यहां पे यू शुड डू समथिंग ताकि फीवर कम हो, से ज्यादा ना बढ़े। उसके लिए क्या करना है, आई विल कम टू इट। फेटल फीवर और लाइफ थ्रेटनिंग फीवर इज 107.6 से ज्यादा। मैक्सिमम जो फीवर जाता है किसी का भी 109/6, मिनिमम जो टेम्परेचर बॉडी का रह सकता है 86। इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा, इन दोनों केसेस में ही इट विल लीड टू डेथ। बॉडी का जो एक होम्योस्टैट है वो 86 से लेके 109 के बीच में है, इससे अगर अलग होगा इट विल लीड टू डेथ। अगर आपको विश्वास ना हो कभी करके देखिए, अलग, मेरा मतलब मत कीजिए, तो दैट विल लीड टू डेथ। तो अब इसमें होता कैसे है, वायरस इट एंटर्स द बॉडी, और जब वायरस एंटर करता है तो पायरोजेनिक सब्सटेंस ऑटोमेटिकली बॉडी में रिलीज होता है जो ब्रेन को सिग्नल की तरह काम करता है, और ब्रेन समझ जाता है कि कोई वायरस अंदर आ गया है। तो ब्रेन अपना फर्स्ट एक्शन
फीवर, टेम्परेचर बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो चार चीजें होंगी। अगर कोई टॉक्सिन होगा तो वो बर्न कर जाएगा, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, और वो जो जर्म है, वो वायरस है, वो पैरासाइट है, वो बैक्टीरिया है, वो पैथोजन है, वो जर्म्स इनएक्टिव या कमजोर हो जाएगा। और फीवर में हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी अलर्ट हो जाती है और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है, राइट। सो ये चार चीजें टुगेदर होती हैं जब बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। दिस फोर थिंग्स हैपन्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रांग फीवर। स्ट्रांग फीवर मतलब 104 तक। जब किसी का 103 पॉइंट समथिंग आता है या 104 आता है तो घबराना नहीं है उसमें। उसमें यह है कि आपका बॉडी एक आखिरी पटकनी मार रहा है। आपने देखी सुल्तान मूवी? देखी सुल्तान, राइट? तो सुल्तान में इमेजिन कीजिए कि वो सुल्तान है, वो बॉडी का टेम्परेचर है, वो ब्रेन है, और दूसरा वाला मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, राइट, कि कई बार वायरस भारी पड़ता है कई सारे कारण से, तब ब्रेन अपना आखिरी दाव लगाता है। एट द टाइम टेम्परेचर ब्रीफली एक आध घंटे के लिए बहुत हाई जा सकता है, एज हाई एज 104। यू नो टू वरी अबाउट इट, राइट। आप ऐसे इमेजिन कीजिए। Every single line. Pack it up, I'll send it to your wife. ये सुल्तान का दाव है, वो फाइटर अब दोबारा नहीं उठेगा। अब यहाँ पे देखिए वो जो आखिरी दाव लगाया है, राइट, वो दाव जब लगता है 104 डिग्री तो हम क्या करते हैं, उसको उससे डर घबरा के फटाफट हम उसको कोई दवा दे देते हैं। वो कुछ ऐसा ही होगा कि सुल्तान आखिरी दाव लगाने वाला था तो हमने क्या किया, उसे हाथ पैर बांध दिए, राइट। तो लेकिन तो करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। तो अगली बार जब 103 या 104 के करीब आएगा, याद कीजिए मेरा ब्रेन आज सुल्तान बन गया है, राइट। तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आप देखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। वो जो कुछ एक घंटे होते हैं, 1 या 2 घंटा, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। उस वक्त आप क्या कर रहे हैं। सो क्या करना है, कोल्ड कॉम्प्रेस अगर 103 से ऊपर जाता है, एंड 3 स्टेप टाइट। कोल्ड कॉम्प्रेस क्या होता है, बड़ा सिंपल है। एक इतना बड़ा टॉवल लीजिए और उसके 4 टुकड़े कर दीजिए छोटे छोटे, 1 फीट बाई 1 फीट के 4 टुकड़े, 1 फीट बाई 1 फीट के ऐसे टॉवल ले लीजिए, और एक बड़ा सा 2 बाल्टी ले लीजिए, और एक बाल्टी में बर्फ वाला पानी और एक बाल्टी खाली। वो चारों टुकड़ों को आप पानी में डालिए, राइट। तो ठंडा पानी उसमें आ जाएगा पूरा, राइट। और उसको निचोड़ के, बहुत ज्यादा भी निचोड़ना नहीं है, एक को तो सिर पे रखिए और बाकी 2 को ये काफ में। काफ में ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड क्रॉस हो रहा है, तो वो ब्लड क्रॉस हो रहा है तो वो ठंडा करने का काम करेगा। काफ में, दोनों काफ में अपने पट्टी लगा दिया। हर 3-3 मिनट बाद वो चौथा वाले को फिर इस पे लगाइए, फिर एक और फ्री हो गया उसको फिर ठंडे में लगाइए। मींस एवरी 3 मिनट्स यू हैव टू रिसाइकिल इट, राइट। तो आप देखेंगे टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। हाई रहेगा 102 103, लेकिन और हाई नहीं होगा। मतलब आप लड़ने का आप मौका दे रहे हैं। इट्स लाइक आपने देखा सुल्तान में वो चीयर अप कर रहे थे सुल्तान को। इट्स लाइक चीयरिंग अप, इट्स लाइक चीयरिंग अप द बॉडी कि हम साथ में हैं। एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिव जोन भी है, राइट। बिल्कुल नहीं घटाना, एट द सेम टाइम इतना बढ़े ना उसके लिए। पर अब आता है 3 स्टेप डाइट, कोल्ड कॉम्प्रेस प्लस 3 स्टेप डाइट। मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी। उसको क्या करना है, मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी। ये जो मिला है मुझे, एक तो होरोविट्ज जिन्होंने बताया, फिर मैंने अपना कुछ रिसर्च किया, तो कुछ मेडिकल जर्नल्स कम से कम 100 से ज्यादा, उनमें से ये 4 बड़े मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो इसका रेफरेंस मैंने यहाँ लिख दिया है। आप चाहे तो मैं पूरा मेल कर सकता हूँ जर्नल की रिपोर्ट्स। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे पेशेंट्स को मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी देना चाहिए। व्हाट इज मैसिव डोज ऑफ विटामिन सी, ये डिपेंड करता है पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। सो इट इज कॉल्ड 3 स्टेप डाइट। पहला दिन लिक्विड डाइट, डे 2 फ्लूइड एंड डे 3 सॉलिड डाइट। लिक्विड डाइट क्या है, वेट इन केजी बाई 10, ग्लास ऑफ मौसमी जूस। मान लीजिए कोई 60 केजी का आदमी है, तो 60 बाई 10 कितना होता है, 6 ग्लासेस ऑफ मौसमी जूस और 6 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर, कितना हुआ 12। तो यानी कि 12 घंटे में, हर घंटे में 1 ग्लास मौसमी जूस, अगले घंटे में कोकोनट वाटर, मौसमी जूस कोकोनट वाटर, राइट। तो एक तो ये। दूसरा, इसमें कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे कोकोनट वाटर नहीं मिल रहा इसी जगह पे, तो मौसमी जूस। कोई बोल रहे हैं मौसमी जूस नहीं मिल रहा, तो कोकोनट वाटर भी 12 ग्लास कर सकते हैं, राइट, हर घंटे।
ये कोकोनट वाटर बड़ा ही कमाल करता है। आप इसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे जब किसी पेशेंट को देंगे जो इस तरह के फीवर से गुजर रहा है, एक ही दिन में फीवर गायब हो जाएगा, राइट, बट नेचुरली, मतलब बॉडी ने फाइट ऑफ कर दिया। इट इज फुल ऑफ नेचुरल मिनरल वाटर। सबसे खास मिनरल वाटर भगवान ने बनाया है बॉडी को इंस्टेंटली ताकत देने का, और मिनरल हेल्प्स द बॉडी टू फाइट विद द वायरस। सो टोटल 12 हो गया। उस 12 में मौसमी रखना है, कितना कोकोनट रखना है, सारे कोकोनट रखने हैं, सारे मौसमी रखना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपको मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पेशेंट को ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। टोटल 12 होना चाहिए अगर 60 केजी का इंसान है, और ऐसा हर घंटे उसके धीरे 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 चुस्की ले लेके, गटकना नहीं है, चाय की तरह पीना है, शराब पीते ना धीरे धीरे, उस तरह से पीना है। डे 1, तो डे 1 जिस दिन आपको लगा ऐसा कुछ है तो डे 1 उसको डे 1 डाइट। डे 2 डाइट इसको फ्लूइड डाइट। इसमें देखिए वो 60 केजी का है तो बाई 20 कितना हुआ 3, और बाई 20 कितना हुआ 3, तो टोटल कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 ग्लास यानी आधा हो गया वो तो, प्लस वेट इन केजी दैट इज 60 इंटू 5 कितना हो गया 300 ग्राम्स ऑफ ये फ्लूइड। टोमेटो एंड कुकुम्बर उसके अंदर देखिए फ्लूइड टाइप होता है, पूरा सॉलिड नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो आपको ये बोलना है कि टोमेटो कुकुम्बर 300 ग्राम पूरे दिन भर में उसके पेट में जाना चाहिए। वो धीरे धीरे ले सकते हैं, एक बार में ले सकते हैं, जैसा मर्जी, बट ओवरऑल वो 60 केजी के आदमी के लिए 6 ग्लास और 300 ग्राम, 300 में से 150 ये और 150 ये, या फिर इसका रेशियो अपने हिसाब से डिसाइड कर लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। पूरे दिन भर में ये सारा खाना स्प्रेड करना है, यानी कि सुबह उठा मैंने 6 ग्लास पी लिया, मेरा काम खत्म, पूरे दिन में स्प्रेड करना है, राइट। तब असर ज्यादा आएगा, धीरे धीरे पीना है तब असर ज्यादा आएगा। डे 2 डाइट, डे 3 डाइट और डाइट ब्रेकफास्ट। अब वो 30 कर दिया 60 केजी का आदमी है तो कितने ग्लास होगा टोटल 2 + 2 4 ग्लासेस। ब्रेकफास्ट इज 4 ग्लास ऑफ लिक्विड। इसमें 2 ग्लास है मौसमी जूस या ऑरेंज जूस या पाइनएप्पल जूस। मौसमी नहीं मिल रहा तो पाइनएप्पल मिलेगा, पाइनएप्पल नहीं मिल रहा तो ऑरेंज मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोकोनट मिलेगा। टोटल 4 ग्लास तो ब्रेकफास्ट में खत्म करने 12 बजे से पहले। लंच इज द फ्लूइड लंच, दैट इज वही वाला 300 ग्राम जो अभी डे 2 में था। एंड डिनर नॉर्मल होम कुक्ड फूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही रोटी दाल चावल सब्जी। अच्छा ये क्यों? क्योंकि जब ये खाएंगे तो ब्रेन को एहसास दे रहा है भाई सब कुछ ठीक है, तो घबराओ मत। तो ब्रेन बोलेगा मेरे से कुछ अजीब हो रहा है, बॉडी में कुछ अजीब चीज आ रही है, इसका मतलब इमरजेंसी जोन है। तो ये ब्रेन को, उस पेशेंट को एहसास दिलाएगा, उसके ब्रेन को बोलेगा एवरीथिंग इज ओके। और उस वक्त तक, ये तीसरे दिन की बात है, द पेशेंट विल बी एक्चुअली ओके, राइट। और तब पेशेंट का मन करेगा, खुद ही बोलेगा कि मुझे रोटी खाना है, मुझे चावल खाना है, मुझे दाल खाना है, मुझे सब्जी खाना है, मुझे राजमा खाना है, छोले भटूरे मतलब खाना है, या पकौड़े खाने हैं। तो समझ लीजिए पेशेंट ठीक हो चुका है आप, तो वो दे देना उसको, राइट। तो if you do this, it takes just 3 days, maximum 3 days. It takes just 72 hours, right? So अब आपके पास ये है कि आप देखिए कहीं कुछ मिल जाए, कोई बुखार वाला आदमी, तो बस वो तो गया एक्सपेरिमेंट करने को, आपके पास गिनी पिग मिल गया, right? और कई सारे लोग जिन्होंने बताया क्योंकि घर में कोई ना कोई अभी बुखार है, तो आप तो बस सब पहुंचे घर और शुरू कर दें, बल्कि फोन पे भी आप शुरू कर सकते हैं ताकि तैयारी हो जाए। तो अब यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट एवर गो टू द हॉस्पिटल, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। कई बार लोग पूछते हैं अगर कुछ हो गया तो, अगर कुछ हो गया, अगर पेशेंट मर गया तो। मर नहीं सकते डेंगू के वायरस से। डेंगू का वायरस आता कैसे बॉडी में, बताइए कैसे आता है, बॉडी तक कैसे पहुंचता है? मच्छर से आता है। तो डेंगू के वायरस से जब वो मच्छर नहीं मर सकता तो आप कैसे मरेंगे? हाँ, पहले वो मच्छर मरेगा ना, क्योंकि उसको भी तो डेंगू हो गया है, वो तो मरा नहीं। तो डेंगू के वायरस से आप मर नहीं सकते फॉर श्योर, लेकिन जब वायरस अंदर आया तो उसको तो हमने किया क्या बॉडी के साथ, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। दैट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो घबराइए नहीं, आप मर नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, राइट। यही करना है। बाकी हमारी इम्यूनिटी जो है दैट इज द बेस्ट वेपन। या फिर आप ऐसा कर लीजिए प्रिवेंटिव डाइट, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, तो एक हफ्ते के लिए हम सब, आप सब प्रिवेंटिव डाइट पे चले जाइए ताकि प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वायरस। हाउ डू दैट? डे 3 डाइट, राइट। स्टेप 1, एक हफ्ते तक डे 3 डाइट पे रहिए। डे 3 डाइट मैंने बता दिया, मैं आपको कार्ड में दे भी दूंगा। आर्टिफिशियल फीवर फॉर 7 days,
बॉडी में आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट करना है। उससे क्या होगा कि अगर कुछ वायरस कभी घुसा ही घुसा होगा, जब भी वायरस अंदर एंटर करता है हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आपको असर पता चलता है। तो नया नया वायरस गया होगा तो वहीं पे वो अरेस्ट हो जाएगा बाय डूइंग एन आर्टिफिशियल क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल फीवर इन द बॉडी। अच्छा, आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट कैसे करना है? थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। एक बड़ा टब ले लीजिए, खरीद लीजिए बड़ा टब जिसके अंदर आप बैठ सकें, और उस टब में गर्म पानी, इतना गर्म कि आप उसे सह सके आराम से, गर्म पानी डालिए विच इज कंफर्टेबली आप सह सकें, और ऐसा आप 15 मिनट तक बैठे रहेंगे। तो आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है वो लगभग 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ आधे घंटे तक रहेगा, और ऐसा आपको रोज करना है 7 दिन तक। तो अगर कोई वायरस घुस गया होगा जो आगे थोड़ा मैनिफेस्ट होने के बाद फिर वो फीवर आएगा ब्रेन में, लेकिन आपने पहले ही प्रिवेंटिवली डे 3 डाइट को एक हफ्ता फॉलो किया और वो आर्टिफिशियल फीवर भी क्रिएट कर लिया बॉडी में नहाने के वक्त, एंड देन दैट इज कि वो वायरस इससे पहले कि अपने पंख फैलाए और बढ़े और ब्रेन कुछ करे, उससे पहले ही आपने उसको वहीं पे रोक दिया, उसको वहीं पे अरेस्ट कर दिया। So that is called the preventive diet, right? So with that we come to the conclusion of this. So मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे डायबिटिक एजुकेटर्स और हम सब मिलके इसको फॉलो करेंगे। कितने एजुकेटर्स हमारे यहाँ पे? या थैंक यू। सो हाँ, एनीथिंग, स्टीम बाथ है, सोना बाथ है, इवन जब वो रनिंग करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर 1.8 डिग्री बढ़ जाता है, दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल फीवर। एनीथिंग जिससे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए और बढ़ा हुआ थोड़ी देर तक रहे, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल फीवर, राइट? सन बाथ भी हो सकता है, धूप में भी, राइट? सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस। आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, वो फीडबैक फॉर्म भरिए, एंड उसके बाद वो फीडबैक फॉर्म आप एक्सचेंज कीजिए। फीडबैक फॉर्म जब देंगे तो इन एक्सचेंज आपको वो कार्ड मिलेगा। उस कार्ड में जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बोली है वो प्रिंटेड है, लिखा हुआ है, जिससे आप अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रख सकें। आप आए, हम मिलते रहेंगे। आपका धन्यवाद। थैंक यू।